ये हमारा जुलाई 2023 का डाइजेस्ट, ये सारे जो केसेस इसमें जुलाई 2023 में प्रोनाउंस हुए। एंड पहला जो केस है हमारा, उसका टाइटल है यशोधन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। ओके, एंड इसमें मेन हाईलाइट ऑफ द केसेस that the person summoned under section 319 CRPC need not be given opportunity of hearing before being added as accused, said the Supreme Court. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि जिस पर्सन को सेक्शन 319 सीआरपीसी के अंडर समन किया गया है, उसको अगर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिले, मतलब उसका साइड नहीं भी सुना गया बिफोर एडिंग हिम एज एन अक्यूज्ड, तो इट इज नॉट रॉन्ग, इट कैन बी अलाउड। ओके, अब सिंस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है और सेक्शन 319 ये स्पेसिफिक प्रोविजन के रिगार्डिंग में बोला है, सो नाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक इनटू सेक्शन 319 कि सेक्शन 319 बात क्या करता है, उसका फॉर्मल जो है लैंग्वेज क्या है। ओके, सो लेट्स सी सेक्शन 319 CRPC। सो पहले देखते हैं टाइटल क्या है। ओके, द टाइटल ऑफ सेक्शन 319 और बेसिकली द सबटाइटल ऑफ द प्रोविजन इज power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense. Okay, so टाइटल से ही हमें कुछ चीजें क्लियर होती हैं, that it is the power of the court to proceed against certain persons जो ऑफेंस के लिए गिल्टी ऑब्वियसली नहीं है जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता, बट विच अपीयर टू बी गिल्टी, जो काफी हद तक लग रहा है, अप्रेहेंशन है कोर्ट को कि yes they can be guilty. Okay, wherein the course of any inquiry into or trial of an offense it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have committed. Okay, तो क्लॉज 1 सीधा सीधा कह रहा है कि ऐसा एविडेंस से लग रहा है कि जो अक्यूज्ड है, जिसको अक्यूज किया गया, जिसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल्ड है, तो उसने ये चीज किसी और पर्सन के साथ मिलकर की है, और ये ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन है उसने भी ये ऑफेंस किया है, और ये मतलब काफी हद तक देयर इज अ रीजनेबल डाउट। ओके, देयर इज अ प्राइमा फेसी डाउट, तो उस पर्सन के अगेंस्ट जो है हियरिंग हो सकती है और उसको अक्यूज्ड की लिस्ट में ऐड किया जा सकता है बाय द कोर्ट। ओके, now clause 2, where such person is not attending the court he may be arrested or summoned as the circumstances of the case may require for the purpose aforesaid. अभी जो पर्सन है जिसके लिए ऐसा लग रहा है there are apprehensions कि इसने हो सकता है कि क्राइम किया हो, तो उस केस में he may be arrested or summoned if he is not attending the court, he is not attending the hearings. ओके, तो उनको एक तो समन किया जा सकता है अगर वो खुद से नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद भी नहीं मानते तो फिर अरेस्ट के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, और सर्कमस्टेंसेस पे भी चीज डिपेंड करेगी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट क्लॉज 3, एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपन अ समन्स may be detained by such court for the purpose of the inquiry into or trial of the offense which he appears to have committed. Okay, so या तो समन भी नहीं दिया हुआ एंड अरेस्ट भी नहीं किया हुआ, ऐसे में भी किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है इफ इट appears critical for the purpose of inquiry into the trial. Okay, and last हम clause देख लेते हैं, where the court proceeds against any person under subsection 1, then clause A, the proceedings in respect of such person shall be commenced afresh and witnesses reheard. Okay, तो नया accused जब ऐड होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो एविडेंसेस वगैरह हैं उनको वापस से एग्जामिन किया जाएगा और विटनेसेस को वापस से सुना जाएगा नए सिरे से उस पर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि उस पर्सन के सामने पूरा मौका मिलना चाहिए, उस पर्सन को भी मौका मिलना चाहिए क्रॉस एग्जामिन करने का विटनेस को, अदरवाइज इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर ये अफ्रेश स्टार्ट नहीं हुआ और जो पहले से रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही उसको सजा सुना दी जाए या फिर उसको कॉन्विक्ट भी कर दिया जाए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सबसेक्शन 4 क्लॉज बी, subject to the provisions of clause A, the case may proceed as if such person had been an accused person when the court took cognizance of the offense upon which the inquiry or trial was commenced. तो clause A के अंडर
केस प्रोसीड होगा नए अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट विच अपीयर्स टू हैव कमिटेड द क्राइम। तो इस तरीके से ये प्रोसीडिंग चलेंगी कि जैसे ही इज एन अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम द स्टार्ट, जब से कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया ओरिजिनली इस केस का, और जब इंक्वायरी और ट्रायल कमेंस हुई इस केस में। ओके, इज इट क्लियर कि सेक्शन 319 किस चीज के बारे में बात करता है? एमसीक्यू आएगा तो हम टैकल कर लेंगे एग्जाम में। तो वापस आते हैं अपन ओपन बोर्ड पे। सो सेक्शन 319 यही बात करता है कि अ पर्सन विच अपीयर्स टू हैव कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, उसको एज एन अक्यूज्ड ऐड कर सकती है कोर्ट। अब कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ओके, नाउ वी नो व्हाट सेक्शन 319 टॉक्स अबाउट। और डिवीजन बेंच थी ये। ओके, 2 जज डिवीजन बेंच, जिसके पार्ट हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस उजल भुयान। ओके, सो दे हेल्ड that it is not mandatory to give an opportunity of hearing to a person summoned under section 319 of the CRPC before such person is added by the trial court as an accused in the case. Okay, so सीधे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अफर्म कर दिया। जी ऐसी बात है, नया पर्सन एज एन अक्यूज्ड ऐड होगा किसी केस में, तो इट इज नॉट मैंडेटरी एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव an opportunity of hearing to such person who is summoned under section 319. Okay, अगर उसको मौका दे दिया जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दिया जाता है तो इट इज नॉट बैड इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, अब now let's see the next para. It explained, basically Supreme Court explained that section 319 CRPC does not contemplate the inclusion of such natural justice principles since a person is only being summoned so he can फेस ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो ये है कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स यहाँ पे ट्रांसग्रेस इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को समन ही इसलिए किया गया है कि ही अपीयर्स टू बी गिल्टी, इज नॉट गिल्टी बट ही अपीयर्स टू बी गिल्टी। ओके, सो अब उसको ट्रायल के अंदर बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा, तो उसको प्रॉपर मौका मिलेगा टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, और themselves. Supreme Court ने बोला था there are no absolute genders. So himself, herself, themselves. So the court clarified that such a right of inquiry or hearing would accrue only to a person who has already been discharged under section 227 of CRPC in the very same proceeding prior to the commencement of the trial. तो अब कोर्ट ने बोला कि ऐसे केसेस में राइट ऑफ इंक्वायरी और हियरिंग ऐसे ही पर्सन के पास होगा। इसका एक एक्सेप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक पर्सन के पास जो है राइट टू इंक्वायरी या हियरिंग होगी, वो ऐसा पर्सन होगा जो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है सेक्शन 227 सीआरपीसी के अंडर इन द वेरी सेम प्रोसीडिंग। इस ही प्रोसीडिंग में प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल का कमेंसमेंट चालू हुआ उससे पहले ही उनको डिस्चार्ज मिल गया अंडर सेक्शन 227। ऐसा जो बंदा या बंदी है, ठीक है, अगर उसको वापस एज एन अक्यूज्ड ऐड किया जा रहा है तो उनको राइट ऑफ इंक्वायरी भी होगा और उनको राइट ऑफ हियरिंग भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द नॉर्म सेट आउट बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। इज इट क्लियर? यस सर। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस व्हिच इज दिनेश बीएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। व्हाट अ स्ट्रेंज नेम, दिनेश बीएस। इस केस में द मेन हाईलाइट ऑफ द केस इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस डू नॉट गेन क्रेडिबिलिटी इफ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, जैसे पुलिस के सामने या किसी और के सामने, वो महज इस बात से कि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाते हैं, इससे उनको क्रेडिबिलिटी नहीं मिल जाएगी। दे विल स्टिल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, सुप्रीम कोर्ट एक्यूट्स मर्डर अक्यूज्ड, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि न्यूज़पेपर में ये छप गया, उसके बेसिस पे उनको जो है कन्विक्शन दे दिया गया, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करके एक्यूटल दे दिया। अब इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं और जानते हैं। अब इसमें 2 जज डिवीजन बेंच, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस पंकज मित्तल, and the bench made it clear that extrajudicial confessions do not gain credibility merely because they are published in a newspaper report. तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस जो हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहेंगे
अब तुम उसको चाहे न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा लो, चाहे किसी जर्नल में पब्लिश करवा लो, चाहे स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करा लो, किसी में भी पब्लिश करा लो, वो एडमिसिबल नहीं होंगे कोर्ट में, तो मतलब नहीं होंगे. And the court observed that Karnataka High Court decision to uphold the murder conviction of an accused based on newspaper reports was surprising. So Supreme Court ने बोला कि we are very surprised कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट rightly reversed that acquittal, sorry, that conviction into acquittal. Okay, और देखते हैं कोर्ट ने क्या exactly बोला. An extrajudicial confession cannot be given greater credibility only because it is published in a newspaper and is available to the public at large. It is well established in law that newspaper reports can at best be treated as secondary evidence, but not the primary evidence, the Supreme Court said. So ये किसी को support करने के लिए किसी चीज को हो सकते हैं, but इनको primary evidence नहीं माना जा सकता, और इनको मतलब judicial confession नहीं माना जा सकता. So I'm moving ahead to the next case. तो इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोविजन डिस्कस नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल बात कही थी. सो द नेक्स्ट केस इज संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर. ओके, एंड द मेन हाईलाइट ऑफ द केस इज merits of evidence cannot be gone into a stage of summons to accuse during trial. Okay, said the Supreme Court. So इस केस में हमारी वापस जो है टू जज डिवीजन बेंच, जिसके पार्ट जस्टिस सीटी रविकुमार एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया, and they criticized a Punjab and Haryana High Court order that effectively declared persons accused in a criminal case to be innocent at the stage of summons itself. तो अभी ट्रायल वगैरह पूरी तरीके से जो है कंडक्ट हुआ भी नहीं, एविडेंसेस वगैरह का ओके अच्छे से जो मेरिट है वो डिस्कस हुआ भी नहीं, विटनेसेस वगैरह के स्टेटमेंट्स लिए भी नहीं गए, और केवल समन के स्टेज पे ही जो अक्यूज पर्सन थे उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया. तो ये तो हियरिंग का जो प्रोसेस है, पूरा जो ट्रायल का प्रोसेस है, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया एट द प्राइमरी स्टेज इटसेल्फ. So the court noted that High Court had wrongly allowed a revision petition against a trial court's order of summons by appreciating evidence at that stage. Okay, so summons के ही स्टेज पे, तो इस चीज से एक चीज क्लियर होती है कि समन्स के स्टेज पे जो है आप एविडेंस अप्रिशिएट करके जो है इनोसेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी को. ट्रायल कोर्ट ने अभी ऑर्डर ही दिया था समन्स का, और हाई कोर्ट में ये रिवीजन पिटीशन चला गया, और उस एविडेंस को अप्रिशिएट करके इनको इनोसेंस ही इनकी डिक्लेयर कर दी गई, इनको एक्विटल दे दिया गया, बरामदी दे दी गई. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है, आप जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहेंगे. तो इस केस से एक चीज क्लियर हो गई है कि जब व्हेन ट्रायल कोर्ट गिव्स ऑर्डर ऑफ समन्स, तो उस स्टेज पे एविडेंस जो है अप्रिशिएट नहीं हो सकता, और मेरिट्स जो है उसमें देखा नहीं जा सकता. उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, सारे हियरिंग वगैरह होंगे, उसके बाद ये चीजें होंगी. और जब ये केस चल रहा है समझ दिए, तो रिविजन पिटीशन कैसे चला गया? मतलब अभी तो बस ऑर्डर ही पास हुआ था, डिक्री तो पास ही नहीं हुई, या फिर पनिशमेंट के लिए कुछ प्रोनाउंसमेंट तो हुआ ही नहीं. तो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था समन्स का, उसी स्टेज पे आपने एविडेंस का मेरिट भी देख लिया, उसको अप्रिशिएट भी कर दिया, और रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट करके आपने उनको एक्विटल भी दे दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट जो है उसने अपना प्रोसेस ही पूरा नहीं किया. सो द कोर्ट स्टेटेड दैट द मेरिट्स ऑफ द एविडेंस हैज टू बी अप्रिशिएटेड ओनली ड्यूरिंग द ट्रायल by cross examination of the witnesses and scrutiny of the court. This is not to be done at the stage of section 319. Basically जिसकी हमने बात की थी अभी पिछले केस में, summons of person appearing to be an accused. Okay, though this is precisely what the High Court has done in the present case. तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो एविडेंस के मेरिट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना, उसमें लुक इनटू करना ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस, इट इज हैज टू बी अप्रिशिएटेड ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस, उससे पहले नहीं कि आपने स्टेज ऑफ समन्स पे ही जो है
उसको एग्जामिन कर लिया, उसको मेरिट्स को अप्रिशिएट कर लिया, उनको एक्विटल दे दिया। पहले क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोर्ट उसको स्क्रूटिनाइज करेगा, बट इस चीज का ठीक उल्टा किया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी और ये चीज जो है इसको अफर्म कर दिया एकदम। मतलब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी डन एट द समन्स स्टेज। ओके, पहले पूरा अच्छे से स्क्रूटिनी होनी चाहिए, क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए विटनेसेस का। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट केस, और इसमें सेक्शन 319 की बात हुई है, हमने पिछले केस में ही डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स लुक एट द केस टाइटल। केस टाइटल इज गोस्तो बिहारी दास वर्सेस दीपक कुमार सन्याल एंड अदर्स, and the main highlight of the case is that the license of medical practitioners cannot be revoked under Contempt of Courts Act, said the Supreme Court. So इसमें there was a 2-judge division bench of Justice B.R. Gawai and Justice Sanjay Karol, and they set aside a Calcutta High Court order to revoke a medical practitioner's license for contempt of court. So court ने बोला कि courts cannot revoke medical licenses under contempt of courts, कि आप contempt of court की सजा दो, ये आप उनका मेडिकल लाइसेंस कैसे रिवोक करो? ये क्या बात हुई कि कल को जो है, जैसे किसी को ब्रोकर लाइसेंस मिला हुआ है सेबी से, तो उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, तो आप उनका क्या ब्रोकरेज लाइसेंस रद्द कर दोगे? ये मतलब थोड़ा समझ से परे, ये तो एक तरीके से कोर्ट ने अपना खुन्नस निकाल दिया कि अच्छा बेटा हमारा मतलब यू विल कंटेम्प्ट अस, लो तुम्हारा मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस ही हम रद्द कर देते हैं, करो डॉक्टरी कैसे करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या बात हुई, आज तुम मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस रद्द कर रहे हो, कल को किसी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दोगे, उसके बाद किसी का तुम ब्रोकरेज लाइसेंस रद्द कर दोगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपनी एक सजा दी हुई है, फाइन, पनिशमेंट, ये सब दिए हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हो? And it also added that the power to punish medical practitioners by revoking their license to practice medicine only lies with the National Medical Commission. उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो पावर है टू रिवोक देयर मेडिकल लाइसेंस, इट ओनली लाइज विद नेशनल मेडिकल कमीशन। सो एक जनरल सा केस था, बट काफी इंटरेस्टिंग केस था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस। सो द केस टाइटल इज वर्णन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, एंड इसका रेशियो है मेयर पोजेशन ऑफ वायलेंट लिटरेचर नॉट टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई आतंकवाद से रिलेटेड किताब है या फिर कोई भी वायलेंट किताब है, वो अगर आपकी पोजेशन में, तो जरूरी नहीं कि इट इज अ टेररिस्ट एक्ट ऐसी किताब रखना अंडर यूएपीए। कोर्ट का नजरिया है, व्हाट कैन वी से। सो लेट्स स्टडी द केस फर्दर। सो व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू भीमा कोरेगांव वायलेंस अक्यूज्ड वर्नन गोंसाल्विस, तो ये ध्यान रखना है कि एक तो बेल ग्रांट हुई, किसको हुई? वर्नन गोंसाल्विस को एंड अरुण फरेरा को, एंड किस केस में हुई? भीमा कोरेगांव वायलेंस। और इसमें डिवीजन बेंच थी, 2-जज डिवीजन बेंच, किसकी? जस्टिस अनिरुद्धा बोस एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया। एंड व्हाट डिड द बेंच ऑब्जर्व? द बेंच ऑब्जर्व दैट mere possession of literature through which violent acts may be propagated will not fall within the scope of terrorist act under section 15 of the UAPA या फिर unlawful activities prevention act. So section 15 किसकी बात करता है? It defines the scope of terrorist act. Okay, किसका? UAPA का section 15। और उन्होंने बोला कि ये केवल किताब रखना जिससे लगे कि प्रोपोगेट हो सकता है वायलेंट एक्ट्स, तो ये किताब रखना मेयर एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है अंडर सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए। द कोर्ट आल्सो नोटेड दैट देयर वाज नो एविडेंस दैट गोंजाल्वेस एंड फरेरा कमिटेड एनी टेररिस्ट एक्ट that would require the court to invoke the stringent provisions against bail under section 43D(5) of UAPA. So UAPA के section 43D(5) के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्ट्स जिससे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी पे
बहुत बड़ा थ्रेट होगा, तो देर मतलब एब्सोल्यूट डिनायल ऑफ बेल जो है वो अप्लाई कर सकता है। ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला, इट वेंट ऑन टू होल्ड दैट देयर इज नो मटेरियल व्हिच prima facie established that they had indulged in activities that would constitute overawing any public functionary by means of criminal force। उन्होंने ये भी बोला कि कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस नहीं मिला जिससे प्राइमा फेसाई एस्टेब्लिश हो जाए कि उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो which would constitute overawing any public functionary, कि कोई पब्लिक फंक्शनरी है उसको ओवर पावर कर दिया जाए क्रिमिनल फोर्स यूज करके, तो ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ अंदेशा नहीं मिला। तो ये तो इस केस में बोला गया। अब देखते हैं अपना अगला केस। कोई भी डाउट हो तो रिशांक, महिमा एंड डॉट, जो भी है ये डॉट, वो आप मुझे बता देना कोई भी डाउट हो तो। ओके, सो द केस टाइटल इज MS Universal Sompo General Insurance Company Limited versus Suresh Chand Jain and another। Okay, and the main highlight of the case is that SLP under Article 136, SLP का full form बताओ रिशांक। रिशांक, can you hear me? Yes, sir. SLP का full form? Sir, sorry, I don't know. ऐसे कैसे काम चलेगा? स्पेशल लीव पिटिशन। ओके, Yes, sir. अब ध्यान रखना। सो आपके अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप किस मैकेनिज्म के अंडर जा सकते हो, बताओ? कौन से आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो? Article 32. 32। राइट, बट कोई क्रिमिनल या सिविल मैटर है जिसमें आपको लग रहा है कि अर्जेंट बेसिस पे यू हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, वरना ये जो सिविल या क्रिमिनल मैटर है वो आपके हाथ से निकल सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे जो है आपको जस्टिस रेंडर ना हो, तो उसके लिए देयर इज मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन। ओके, सो एसएलपी अंडर आर्टिकल और आर्टिकल 136 में दिया गया है मैकेनिज्म स्पेशल लीव पिटिशन का। ओके, सो स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 not maintainable against NCDRC order passed on appeal or revision plea, said the Supreme Court। So NCDRC का फुल फॉर्म हम याद रखेंगे। ओके, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ओके, जो कोपरा 1986 में भी था एंड अब कोपरा 2019 में भी है। एंड व्हाट इज कोपरा? एनीवन? रिशांक, महिमा, अरे बताओ कोपरा क्या है? एम ऑडिबल? Yes, sir. कोपरा क्या है? पता नहीं sir. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अरे sir. क्या हो गया, ज्यादा टेंशन वेंशन में हो क्या? No, no, sir. एग्जाम में ये सब बेसिक चीजें मिस्टेक मत करना, ठीक है? पैरा वगैरह में लिखा रहेगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, तो पता मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अगर शॉर्ट फॉर्म पता भी नहीं है तो इससे लगभग समझ आ रहा है ना कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स किस एक्ट के अंदर होंगे? ऑब्वियसली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होंगे। Yes, sir. या Got it. सो डिवीजन बेंच ने ये फैसला दिया एंड डिवीजन बेंच टू जज डिवीजन बेंच है एंड इनके मेंबर हैं जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। ओके, एंड उन्होंने दे रूल्ड दैट NCDRC जो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, उसके जो ऑर्डर्स हैं दे कैन नॉट बी डायरेक्टली चैलेंज्ड बिफोर द टॉप कोर्ट बाय द वर्च्यू ऑफ SLP until and unless the order was passed in exercise of the NCDRC's original jurisdiction। ठीक है, कि अगर जैसे स्टेट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन है उसमें कोई केस है और वहां से वो अपील होके NCDRC में गया, तो वो जो अपील है उसके अगेंस्ट जो है आर्टिकल 136 के अंडर SLP फाइल नहीं होगी अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है अपील या रिवीजन प्ली में। ओके, हाउएवर अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसे
कोई मतलब लिमिट क्या है, शायद 1 करोड़ या 5 करोड़ से अब नए वाले में 5 करोड़ से ऊपर का जो मैटर है वो एनसीडीआरसी के पास डायरेक्ट जाता है, उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो उस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जो केसेस गए, ठीक है, और जब उन केसेस में जो है अगर कोई अपील जाएगी या फिर कोई एसएलपी फाइल करना चाहता है उस केस के रिगार्ड्स में, तब वो एसएलपी मेंटेनेबल होगी अंडर आर्टिकल 136। ओके, ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है या फिर स्टेट फोरम है उनमें जो केस है और उनसे जो अपील एनसीडीआरसी में गई है और उस अपील के मामले में कुछ ऑर्डर पास किया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई एसएलपी लेके नहीं पहुंच सकता सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, एग्जाम जब भी दोगे तो ऐसे परप्लेक्स नहीं होना है, कोई चीज नहीं भी आ रही है ध्यान से सोचोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, आ जाएगी, यू नो एवरीथिंग। इट जस्ट दैट कि वो एकदम से हम फ्लेबरगास्टेड हो जाते हैं व्हेन वी गिव द एग्जाम। अपना ठंडे दिमाग से सोचना है एग्जाम के टाइम पे। ओके या चलो, बाय बाय, सी यू एट